पर फिलहाल हमें 24,682 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 550 अंक नीचे है, 81,035 के लेवल्स हैं। और बैंक निफ्टी आप देखिए 600 अंक की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ 55,469 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाजार में रिकवरी हमें भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अहम लेवल्स के नीचे कारोबार हो रहा है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो वहाँ भी नरमी है। निफ्टी मिड कैप 100 भी हम देख रहे हैं लगभग आधे % से ज़्यादा टूटा हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी हमें लगभग 84 यहाँ पर 0.1% तक की हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार पर आज मिड कैप और ब्रॉडर इंडस्ट्रीज बेसिकली कारोबार कर रही हैं। अगर आप सेक्टर वाइज एक रुझान ले लें तो ऑटो फिलहाल 1% की गिरावट दिखाते हुए, आईटी में काफ़ी फ्लैट, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार हो रहा है। ज़्यादा मार कहाँ पर पड़ रही है? निफ्टी पीएसयू बैंक लगभग 1.5% यहाँ पे टूटता हुआ, पूरा इंडेक्स हम देख रहे हैं लाल निशान में है। फार्मा भी आज आधे % अपनी इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार में। एफएमसीजी मेटल्स में हम देख रहे हैं ज़्यादा 1.25% तक की गिरावट है। रियलिटी में भी आज 0.5% तक की गिरावट फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि आज हरे निशान में बिल्कुल नहीं है। भले ही मेजर इंडेक्सेस हो या ब्रॉडर इंडेक्सेस हो या सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट भी हो, हल्की फुल्की रिकवरी भले ही हमें बाजार में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बाजार मोमेंटम को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मिड डे मार्केट एक्शन की भी एक बार हाइलाइट्स हम ले लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी हमारी बात होगी शो में आगे। रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि मिड डे मार्केट एक्शन पर अपनी राय रखेंगे। तो रविंद्र बताइए, सेक्टोरल गेनर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अब आईटी ही दिखाई दे रहा है, बाकी तमाम सेक्टर्स तो लाल निशान में चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी में जो है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का, जहाँ पर निफ्टी में जो है 200 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने को मिल रही है और 41 स्टॉक्स जो है निफ्टी के वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि डे स्लो से जो है थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जो है लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, तो आज जो निफ्टी आईटी है वो एक ऐसा सेक्टर वो एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें जो आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसमें और इसके जो टॉप 3 गेनर्स है निफ्टी आईटी के, वो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, जिसमें ओरेकल में जो है 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं कोफोर्ज और टेक महिंद्रा में जो है आधे से 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें आज के टॉप सेक्टर लूजर्स की, तो आज के जो टॉप सेक्टर लूजर्स है निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसमें 1.5% के जो है इसमें आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 लूजर्स की, तो उसमें जो कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जहाँ पर कैनरा बैंक में जो है आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वही इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में भी जो है 2.5 से 3% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बेसिस वाले स्टॉक्स की। तो उसमें जो 3 स्टॉक्स है, आईजीएल, इरेडा, जुबिलेंट फूड, जहाँ पर आईजीएल में जो है करीब 3% के आसपास की जो गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इरेडा में भी जो है 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूडवर्क में जो है 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो जुबिलेंट फूडवर्क में जो है यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई है, जिसके चलते इसमें जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। आखिर में बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स में आज जो है तेज़ी देखने को मिल रही है जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते, जहाँ पर बीईएल में जो है 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत डायनामिक में जो है आधे % की, और गार्डन रीच में जो है यहाँ पे 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, चलिए मिड डे मार्केट एक्शन आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे आज के मेहमान, वीपी रिसर्च रैली के ब्रोकिंग। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और शुक्रवार का दिन है, बट आई एम नॉट श्योर हम कह सकते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ऑलराइट, तो अब बताइए, बाजार अब आज के लेवल्स के लिहाज से अपनी हफ्ते की एंडिंग कहाँ करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और कैसे मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ गया इस पूरे हफ्ते का? शुक्रिया कविता। बिल्कुल, देखिए कविता, लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे फ्राइडे के दिन, तो हम मार्केट को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे कि जब फ्राइडे का रेट कट आया उसके बाद मार्केट ने काफी स्ट्रांगली इसका रिएक्शन दिया। अब वो सारे गेन्स नेगेट हो गए हैं। दोबारा से जो हम कंसोलिडेशन देख रहे थे मार्केट में पिछले करीब 3 हफ्तों का, उसी रेंज में आप वापस आ चुके हैं। उसके लोअर बैंड को रीटेस्ट कर दिया है, तो करीब 24,400-500 लोअर साइड पे 25,000 25,100 का अपर बैंड था, तो उसी रेंज में आप दोबारा से आप वापस आ गए हैं। तो देखिए अब जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि
डे की शुरुआत के बाद एक रिकवरी, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा बाजार में। मतलब डाउन साइड पे भी कुछ खास मेजर चैलेंजेस अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, तब तक कि 24,400 को होल्ड कर रहे हैं। तो इंडेक्स में आप मान के चलिए कि कंसोलिडेशन का टोन बना रहेगा, जहां 24,400 से लेकर 25,000 25,200 अपर बैंड रहेगा। तो इन सब के बीच में आपको अब ज्यादा थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में, बिकॉज पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस था, अब वो भी थोड़ा धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है। हेल्थ केयर स्पेस, आईटी स्पेस, जहाँ पे कि एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों साइड पे पोजीशन प्लान करके रखने की जरूरत होगी जब तक कि एक नेक्स्ट डायरेक्शन मूव की क्लैरिटी में आए। चलिए यहाँ पर अब मुझे ये जानना होगा आपसे, ब्रॉडर इंडिसेस में हमें अब जो चाल दिखाई दे रही है, क्या ये और गहरा सकती है? आपको लगता है कि फिर भी जो मेजर इंडिसेस हैं वो संभलने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रॉडर इंडिसेस नहीं? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले करीब 4-5 हफ्तों के परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच गया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी ड्यू टू द लार्ज कैप्स, बिकॉज वहां पे कुछ मेजर ऐसे चैलेंजेस नहीं है। बट या मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कॉन्टिन्यूसली शायद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कैश मार्केट पोजीशन है मिड कैप स्मॉल कैप में, उनको आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें स्टॉप लॉसेस के साथ। ये नहीं कि वो दोबारा से मार्केट का रिकवरी आएगी तो वो रिबाउंड कर जाएंगे, इस तरीके की थ्योरी में ना चलें। अदरवाइज वही चैलेंज होता है कि सही स्टॉक को भी रॉन्ग प्राइस पे आप होल्ड करके फिर महीनों महीने निकल जाते हैं उस एग्जिट के लिए। अम, जो कंसर्न्स है एक तरह से जो बाजार में हावी पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से, हालांकि हम बात करेंगे इस शो में कच्चे तेल को लेकर विस्तार से, लेकिन उसके अलावा अब जो इम्पैक्ट है वो कितना गहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अभी तक जो इस साल में हमने होता हुआ देखा है अजीत, वो ग्लोबल ट्रिगर्स की वजह से बाजार पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा है। घरेलू फ्रंट पे काफ़ी हद तक स्थिति हम कह सकते हैं मजबूत है, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है कि बाजार जो है बहुत लंबा नहीं खींचता है, जो भी नीजर रिएक्शन होता है उससे उबरकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसीलिए भी हमने देखा कि 5,200 फिर 25,200 तक के पार के लेवल्स ही बाजार ने दिखाए हैं इसी हफ्ते की अगर हम बात करें तो। ये भी क्या फिलहाल उसी तरह का एक मोमेंटम है बाजार में, इसी तरह का एक रिएक्शन है, एंड देन मंडे आई थिंक विल बी बैक टू बिजनेस अगेन? क्या कहेंगे? कविता, आई विश कि ऐसी चीज हो जाए, बट जिस तरीके से क्रूड में जंप आया है, मींस हम काफी टाइम से देख रहे थे क्रूड करीब 64-65 के पास होवर कर रहा था, और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में ही आपने 77-78 तक के लेवल्स दिखा दिए ब्रेंट में। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है मेरे हिसाब से कि वहां पे अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग दोबारा से डिप आता है, दोबारा से क्रूड आपको $70 के नीचे फिसलता हुआ नजर आए और सस्टेन करता हुआ नजर आए, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिले। अदरवाइज ये बहुत ग्राइंडिंग रहने वाला है, खासतौर से एफआईएस का कैश मार्केट का ट्रेंड भी आप फोकस में रखें, जो कि पिछले दो सेशन से वहां पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है दोबारा से। तो ये दोनों फैक्टर मेरे हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये काफी डिक्टेट करेंगे मार्केट ट्रेंड को। चलिए, सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत अगर मैं आपसे फिलहाल करूं, पीएसयू बैंक जो कि बहुत ज़्यादा बिकवाली के दबाव में है, यहाँ पर क्या कहना होगा आपको? जिस तरह से पंजाब एंड सिंध, यूको और बाकी तमाम तरह के बैंक्स हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रिकवरी थी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस रिकवरी में रिबाउंड में जो लास्ट अभी हमने देखा 56,000 के बाद ब्रेकआउट आया था, तो पीएसयूज ने आउट परफॉर्म किया था प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को, मेजोरिटी को। तो अब एक जो डिक्लाइन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना कोई मेजर कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है। थोड़ा बहुत साइडवेज टोन जरूर हो सकता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है, बट बावजूद इसके कुछ एक स्टॉक्स जैसे कि इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो सिलेक्टिवली आप अभी भी यहाँ पिक कर सकते हैं जब भी आपको मार्केट में एक रिबाउंड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो पीएसयूज मुझे लगता है कि अभी भी स्टेबल है, खासतौर से अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले मेहमान भी अब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले हमारे सहयोगी रविंद्र से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ खास डेटा यहाँ पर निकाला हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ की टेंशन और बाजार के उतार चढ़ाव और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कंपनियों को बाजार में एंट्री लेते वक्त क्या दिक्कतें हो रही है, इस पर डिटेल्स देंगे। शरद, फिलहाल प्राइमरी मार्केट्स में एंट्री का ये क्या सही वक्त है? क्या जानकारी आप लेकर आ रहे हैं हमारे लिए?
तो बिल्कुल प्राइमरी मार्केट्स में भी प्रेशर आ रहा है जिस तरह हम सेकेंडरी मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सही समय है आईपीओ लाए या ना लाए। बहुत सारे जो मूविंग फैक्टर्स है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हमने देखा ईरान और इजराइल में जो है जिस तरह जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में भी ऐसे कुछ अच्छे संकेत नहीं है, मिले जुले संकेत दिखने मिल रहे हैं। ट्रेड टैरिफ को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं बने हुई हैं। अगर हम बात करें तो डीआई पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा प्राइमरी मार्केट्स में नहीं दिखने मिल रहा है, और ब्लॉक डील्स जो हो रहे हैं वो एग्जिट्स में हो रहे हैं। अब ये ब्लॉक डील एग्जिट्स में बड़े जो है आप कह सकते हैं एमएनसीज आ रहे हैं, कहीं पे प्रमोटर्स आ रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, डीआई के नए पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस पे ऑफकोर्स सवाल उठ रहे हैं। और स्क्रूटनी भी बढ़ चुकी है, और ऑफकोर्स हमारे स्पेशल सेगमेंट जो है जहाँ पे हम आईपीओज की स्क्रूटनी करते हैं उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको दिखने मिल रहा है आईपीओज में। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इमीडिएट इम्पैक्ट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ओसवाल पंप्स का, उसमें भारी गिरावट आई है। ऑलमोस्ट 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया है। वही जेप्टो की बात करें तो जेप्टो ने अपनी आईपीओ को डिले कर दिया 1 साल से, रिपोर्ट्स का कहना है। मेन बोर्ड आईपीओज भी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ जो है मेन बोर्ड आईपीओज हर हफ्ते आ रही है, एक एक करके बहुत सेलेक्टिवली जो हमको मेन बोर्ड आईपीओ में एक्शन देखने मिल रहा है। और एसएमई आईपीओज की बात करें तो यहाँ पे निवेशकों की जो है कमज़ोर भागीदारी देखने मिल रही है। कुछ कुछ एसएमई आईपीओज वापस लिए जा रहे हैं, कहीं पे तो क्यूआईबीज या एंकर्स नहीं भर पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मुहिम है 18 स्वदेश की एसएमई आईपीओ की, उसकी जो है इम्पैक्ट भी हमको एसएमई स्पेस में डायरेक्टली दिखने मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अपकमिंग आईपीओज के आने वाले महीनों में तो लगभग 72 कंपनीज के आईपीओ की मंजूरी सेबी ने दे दी है, जिसका कुल वैल्यू कैपिटल रेज 1.4 लाख करोड़ का है। कौन से 3 अहम बड़े आईपीओज हैं जो आने वाले अगले 2 से 3 महीने में? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी ग्रुप का 12,500 करोड़ का वैल्यू है। वही हीरो फिनकॉर्प की बात करें तो लगभग 3,700 करोड़ का ये आंकड़ा है। उनकी एनबीएफसी आर्म है हीरो ग्रुप की। और एनएसडीएल अनलिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखने मिली है, लगभग 3500 करोड़ का आईपीओ आएगा। तो ऑफकोर्स प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन है, बड़े आईपीओज आएंगे तो लिक्विडिटी भी थोड़ी सकअप हो सकती है। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन में क्या आईपीओ लाना चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए